दोस्तों आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट 20 टू 24 की एज कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इधर आप सीडीएस या सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मिथ है या मिसकंसेप्शन है। जस्ट बिकॉज हमारा अवेयरनेस लेवल थोड़ा कम है तो हम ही ये सोच लेते हैं कि सीडीएस और सीएपीएफ ये दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन अलग अलग डायरेक्शन में की जाती है। बट दोस्तों ऐसा एक्चुअल में है नहीं। दोनों एग्जाम को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। एंड ये रास्ता एक साथ जब हम टारगेट करेंगे तो ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा? टुवर्ड्स आर ड्रीम एकेडमी। एंड आज मैं इसी का रोड मैप आपको देने वाला हूं। जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज गौरव। आई हैव क्लियर्ड सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन दोनों एग्जाम को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीडीएस एंड सीएपीएफ में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, सिलेबस क्या है, कितना ओवरलैप करता है, क्या सिलेबस सेम है डिफरेंट है, इनके ऊपर मैं बात करूंगा। एंड ऑब्वियसली जब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक साथ इसे टारगेट किया जा सकता है सो 100% विल टॉक अबाउट द रोड मैप कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है, किस इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। देन कुछ क्राइटेरियाज के बारे में बात करूंगा कि एज लिमिट क्या होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, रैंक स्ट्रक्चर एज अ सीएपीएफ ऑफिसर क्या रैंक स्ट्रक्चर होता है, एज अ आर्म फोर्सेस क्या रैंक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, मैंडेट्स क्या है, आर्म फोर्सेस के क्या मैंडेट होता है, क्या रोल होता है, और असिस्टेंट कमांडेंट का क्या रोल होता है। एंड यस, जो एक छोटा पार्ट बचता है सैलरी का। तो ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसके ऊपर यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जो कि आता है कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। राइट, कैसे एक ही डायरेक्शन में दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन हमें करना चाहिए और कैसे हम वो करेंगे। सो फर्स्टली लेट्स नो कि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है। एज सीडीएस एज वेल एज सीएपीएफ दोनों एग्जाम जो है ये कंडक्ट कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड दोनों एग्जाम बिकॉज एग्जामिनेशन है तो ये जो जर्नी स्टार्ट होती है हमारी, ये नहीं कहूंगा कि एक स्प्रिंट है या मैराथन है, ये क्रॉस कंट्री है। बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। कुछ सीडीएस के ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट फिल्टर आउट हो जाएंगे। कुछ इवेंट्स सीएपीएफ में या कुछ स्टेजेस सीएपीएफ की ऐसे होती है जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट अगेन एलिमिनेट हो जाते हैं। सो हमारी जर्नी सक्सेसफुल तभी मानी जाएंगी जब हमारा रिटर्न से लेके तो मेरिट लिस्ट तक का जर्नी होने वाली है, हमारा नाम उस मेरिट लिस्ट में नहीं दिख जाता, तब तक हमारी जर्नी सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। ऑलराइट, सो सीडीएस एग्जाम स्टार्ट होगा रिटर्न एग्जामिनेशन से। पहला पार्ट हो गया रिटर्न। नेक्स्ट स्टेज, जो भी बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं दे गेट शॉर्टलिस्टेड। उन्हें कॉल अप लेटर आता है टू अपीयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल अप लेटर मिलता है। एंड ये जो एसएसबी इंटरव्यू है ये आर्म फोर्सेस कंडक्ट कराती है। राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू आर्म फोर्सेस कंडक्ट कराएगी, जो कि होता है 5 डेज का प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसीजर होता है 5 दिन का प्रोसीजर होता है। कंडक्ट किया जाता है 2 स्टेजेस में, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। राइट, दोज हु क्वालिफाई दी स्टेज 1, जो स्टेज 1 क्लियर करते हैं वो स्टेज 2 के लिए अपीयर होते हैं। जो स्टेज 2 में भी रेकमेंड हो जाते हैं या स्टेज 2 भी क्लियर कर जाते हैं वो पहुंचते हैं हमारी तीसरे स्टेज पे। तीसरा स्टेज क्या है? तो इट इज मेडिकल स्टेज। ठीक है, वो मेडिकल के लिए उन्हें अपीयर होना पड़ता है। देन मेडिकल जो प्रोसीजर है अगेन ये भी आर्म फोर्सेस ही कंडक्ट कराती है। जो आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आपका मेडिकल होता है, जो कि आपका 5 to 7 डेज तक चल सकता है। आफ्टर दैट अगर आप मेडिकल भी क्लियर करते हो, फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है। अब मेरिट लिस्ट में नाम आना या नहीं आना दैट डिपेंड्स ऑन आवर स्कोर एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। बट अनलेस एंड अनटिल हमारा नाम उस मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा हमारी जर्नी सक्सेसफुल नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये था सीडीएस के कुछ स्टेजेस। लाइकवाइज मैं आपको सीएपीएफ के स्टेजेस बताना चाहूंगा। सो पहला स्टेज वही सेम होने वाला है रिटर्न एग्जाम का, जो कि कौन कंडक्ट कराता है? सेम बॉडी, यूपीएससी। आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेज आता है, जो भी रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। अभी सीडीएस में आपने देखा कि सेकंड स्टेज क्या है? एसएसबी इंटरव्यू। सीएपीएफ में सेकंड स्टेज क्या होता है? ये होगा आपका फिजिकल एंड मेडिकल्स। ठीक है, फिजिकल्स एंड मेडिकल्स। अब फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये दोनों 2 दिन में कंडक्ट होते हैं। पहले दिन आपका फिजिकल होगा, देन अगले दिन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बुलाया जाएगा। फिजिकल में यहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि 800 मीटर का रनिंग होगा,
आफ्टर दैट 100 मीटर का स्प्रिंट होता है, देन लॉन्ग जंप एक इवेंट होता है, एंड आफ्टर दैट एक शॉर्ट पुट होता है। तो ये कुछ फिजिकल के यहाँ पे ये इवेंट हो गए, एंड जो भी ये इवेंट्स है सारे नॉकआउट है। इट मीन्स अगर आप 800 क्वालिफाई ना करते हो तो आप वहां पे नॉकआउट, आप वहीं से एलिमिनेट हो जाते हो। देन अगर आप 100 मीटर क्वालिफाई नहीं करते हो तो अगेन आप नॉकआउट, लॉन्ग जंप क्वालिफाई नहीं होता है तो आप एलिमिनेट, शॉर्ट पुट नहीं होता अगेन आप एलिमिनेट। ठीक है, तो एवरी राउंड इज एलिमिनेशन राउंड या नॉकआउट राउंड। अब जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स फिजिकल क्लियर करते हैं उन्हें नेक्स्ट डे मेडिकल्स के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल जो है इसका एक दिन में ही हो जाता है। ठीक है, एक दिन में इसका मेडिकल पूरा चेकअप हो जाता है, एंड जिसे अगर मेडिकली अनफिट किया जाता है उनका री मेडिकल भी होता है। ओके, सो सेकंड स्टेज फिजिकल मेडिकल्स हो गया। अब जो फिजिकल मेडिकल क्लियर करते हैं दे गेट शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। अब यहाँ पे जो सीडीएस में था वहां पे इंटरव्यू तो आर्म फोर्सेस कंडक्ट कराता है, एसएसबी कंडक्ट कराता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे इंटरव्यू कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। यहाँ पे 5 डेज का प्रोसीजर था इंटरव्यू का, यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस कितना है? एक ही दिन का है, जो कि पर्सनल आपका इंटरव्यू होता है। एक पैनल आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, यूपीएससी पैनल, जो कि मैक्सिमम हाफ एन आवर लास्ट करेगा। ठीक है, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है। एंड एट द एंड यहाँ पे मार्किंग सिस्टम बेस्ड ऑन द वैकेंसी एंड योर ओवरऑल स्कोर यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है, मेरिट लिस्ट। एंड इफ आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जर्नी सक्सेसफुल रही। ओके, अब एक छोटा सा यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको समझाना चाहूंगा। सीएपीएफ में आपके हर एक राउंड के मार्क कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, मार्क कैलकुलेट करना मतलब आपका रिटर्न में कितना स्कोर आया, देन आपका इंटरव्यू में कितना स्कोर आया। ठीक है, डजेंट मैटर, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इंटरव्यू आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इंटरव्यू में आपको मार्क दिए ही जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं बोलते हो तो एक मिनिमम मार्क आपको मिलेगा। जस्ट लाइक कि हमारे स्कूल्स में वाइवा होता है, ओरल होता है, तो अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे ना तो भी मैडम कुछ मार्क तो दे ही देगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे इंटरव्यू में कुछ मार्क मिल जाएंगे, एंड रिटर्न एंड इंटरव्यू दोनों मिला के आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है मेरिट लिस्ट के लिए। वेयर एज सीडीएस में क्या होगा, इन केस अगर आप इंटरव्यू में अगर आप सोचते हो कि आप चुप बैठ जाओगे तो भी आपको कुछ मार्क मिल जाएंगे, तो नहीं है, आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, सो ये कुछ प्रोसेस होता है, ये कुछ स्टेजेस है जो कि आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंपटीशन की। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको सिलेबस भी बताने वाला हूँ। सो लेट्स फोकस ऑन द कंपटीशन फर्स्ट, कि कंपटीशन कहाँ पे कितना है, कहाँ पे चांसेस हमारे, प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा कहाँ पे है, कहाँ पे बच्चे मैक्सिमम एलिमिनेट होते हैं, ये सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो सीडीएस की बात करेंगे, अगेन पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर मतलब एट द बेस जो एवरी ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, ऑन एन एवरेज 3 लाख, आज के सिनारियो में ऑन एन एवरेज 3 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं सिर्फ। ठीक है, ये फॉर्म फिलअप करते हैं या अप्लाई करते हैं। ये जो नंबर है मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, यूपीएससी हर साल एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करने के बेसिस पे मैं यहाँ पे एक एवरेज नंबर के साथ आपको ये डेटा समझाने वाला हूँ। ओके, सो 3 लाख एप्लीकेंट्स फॉर्म फिल करते हैं। अब हर 3 लाख तो एग्जाम देने नहीं जाता है, एग्जाम हॉल आपने देखा होगा लगभग खाली ही होता है। सो 3 लाख में से जो सीडीएस की अटेंडेंस है वो वेरी करती है 45% टू 50% के बीच में। सो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इनकेस अगर 50% भी अटेंडेंस है, इट मींस कि 1.5 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हैं। अब इन 1.5 लाख में से डजेंट मैटर कि कितनों का एग्जाम क्लियर हुआ नहीं हुआ, यूपीएससी किन्हें पिक करता है, किन्हें चूज करेगा? सो ये चूज करेगा, लेट्स टेक कि अगर वैकेंसी 300 है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वैकेंसी आर 300, सीडीएस में वैकेंसी आई है 300, सो इससे 20 गुना ज्यादा कितना हो गया? 6000। ठीक है, 6000 कैंडिडेट्स को, जो टॉप 600 कैंडिडेट्स होंगे, उन्हें बुलाया जाएगा। किस लिए बुलाया जाएगा? एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इन्हें एसएसबी इंटरव्यू में फेयर चांस मिलेगा ओएलक्यूज में खुद को प्रूव करने का। ओके, सो इन 6,000 कैंडिडेट्स, आपको क्या ध्यान में रखना है कि वैकेंसी से 20 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप कंपटीशन कहाँ मानते हो। आप क्या ये मानते हो कि 3 लाख में से 300 सेलेक्ट होने वाले, या आप ये मानते हो कि 1.5 लाख में से 300 सेलेक्ट होने वाले, या आप ये मानते हो कि 6000 में से 300 सेलेक्ट होने वाले हैं? राइट, देन अगेन ये 6000 बच्चे
एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं। अब एसएसबी का मैं आपको ये नहीं बता सकता कि एसएसबी में 90% रिजेक्शन है या 95% है, राइट, बिकॉज दैट डिपेंड्स। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 70 लोगों को बुलाया गया है, 70 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, 70 में से कभी 70 जो है कैंडिडेट्स दे वर रिपोर्टेड फॉर द सीडीएस एंट्री, ठीक है। देन उसमें से 35 बच्चे स्क्रीनिंग हुए हैं, और इन 35 में से 4 से 5 रिकमेंड हुए। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 100+ रिपोर्टिंग रही है, इसमें से 20 स्क्रीनिंग होते हैं और सारे बैच वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आपको कंपटीशन मानना है तो आप यहां मान सकते हो, ठीक है, कि भाई 20 गुना ज्यादा बच्चे एसएसबी में अपीयर होने वाले हैं। एंड यू नो दैट एसएसबी इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट इज आपका कंपटीशन खुद से होने वाला है कि आप उन ओएल की उस पर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो। इफ सभी बच्चे उतरते हैं तो मैक्सिमम रिकमेंडेशन होता है, कोई भी नहीं क्वालिफाई करेगा या उस ओएल की उस पर खरा नहीं उतरेगा तो बैच भी वॉश आउट हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा सीडीएस का एनालिसिस था। नेक्स्ट मैं आपको सीएपीएफ के बारे में बताना चाहूंगा। तो सेम चीज बेस्ड ऑन दी यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट, लगभग 3 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करते इन 3 लाख में से अब यहाँ पे जो अटेंडेंस होती है वो कितनी होती है, 30% होती है, ठीक है, 30 to 33%, ठीक है, 30 से 33% होती है। तो 1/3 हम मान लेते हैं, मतलब कितना हो गया, 1 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, 1 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। अब इन 1 लाख में से कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, वैकेंसी से 6 गुना ज्यादा, ठीक है, जितनी भी वैकेंसी होगी उससे 6 गुना ज्यादा। लेट्स टेक कि अगेन 300 वैकेंसी है, तो यहां कितना होगा, 1800 बच्चों को, ठीक है, 1800 स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा टू अपीयर इन दी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। अब इन 1800 बच्चों को फेयर चांस मिलता है कि आप फिजिकल क्लियर करो, आप मेडिकल क्लियर करो, बट इन रियलिटी इनमें से 50% बच्चे ऐसे होते हैं वो ही फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब 900 बच्चे, ठीक है, 900 बच्चे एक्चुअल में इंटरव्यू अपीयर होते हैं, ठीक है, और इन 900 बच्चों को मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल जो सिलेक्शन होगा 300 बच्चों का वो इन 900 कैंडिडेट से होने वाला है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हर 3 में से एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीडीएस में एलिमिनेट कहाँ पे होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 80 to 90%, ठीक है, इस 6000 का 70-80% कहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, एसएसबी इंटरव्यू के स्टेज 1 में हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 2 जगह हो रहा है। पहला पहला होता है आपका रिटर्न में, रिटर्न ही बहुत कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं। सेकंड होता है आपका, सेकंड कहाँ पे होगा, मेडिकल्स में, फिजिकल एंड मेडिकल्स में। तो ये हो गई कंपटीशन की बात, राइट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सीडीएस एग्जाम जो है ये आपका, इसमें 3 पेपर होते हैं, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। पेपर 1 जो होता है, व्हाट इज पेपर 1, जो आपका सबसे पहला पेपर होगा वो होगा आपका इंग्लिश का। 9 से 11 बजे के बीच में मॉर्निंग में 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 होती है, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। लाइक वाइज जो सेकंड पेपर होता है आपका सेम डे पे होगा, 1 घंटे के गैप पे, जो होगा आपका जीएस का, ठीक है, जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज कह लो। ये होता है आपका 12 से 2 बजे के बीच में, 12 से 2 के बीच में। अगेन इसमें भी 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, -1/3 मार्किंग होती है। तीसरा जो होता है जो कि ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल इन द सेंस दोज हु आर अप्लाइंग फॉर IMA, INA एंड AFA, उनके लिए पेपर कंपलसरी होता है, जो कि होता है मैथ्स का। अगेन 3 to 5 शाम में इवनिंग सेशन, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, ओके। एंड जो OTA है, ठीक है, इट इज फॉर OTA बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल के लिए ये होता है। तो ये है एग्जाम पैटर्न, सेम डे पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितने मार्क हो गए, टोटल इट इज 300 मार्क्स, ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर होगा। सीएपीएफ में अगेन
एक ही दिन पे पेपर होता है। इसमें भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो होता है आपका जनरल स्टडीज या जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट एक ही पेपर होता है जिसमें होते हैं आपके 125 क्वेश्चन, 250 मार्क्स एंड अगेन 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, मतलब 33% नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। ये जो होगा आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। टाइमिंग क्या रहती है इसकी? टाइमिंग होगी इसकी 10 से 12 बजे तक। ठीक है, 10 से 12 बजे तक। देन आपको 2 आवर्स का गैप मिलता है। 2 आवर के गैप के बाद आपका पेपर सेकंड चालू होगा 2 से 5 पीएम तक इवनिंग सेशन में, जो कि होता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन ऐसे। ठीक है, जो कि होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, सॉरी सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ता है। कितने मार्क का होता है पेपर? ये पेपर होता है आपका 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, राइट। सो ये कुछ आपके एग्जाम पैटर्न हो गया। जो सीडीएस का एग्जाम है, तीनों एग्जाम्स आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। ओके, तो ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो एक छोटे से वेन डायग्राम से ही समझेंगे। ठीक है, छोटा सा अगर मैं आपको वेन डायग्राम समझाऊं, तो यहाँ पे सपोज ये है आपका सीडीएस का सिलेबस। ठीक है, ये जो पूरा सर्कल डिनोट कर रहा है ग्रीन कलर का, ये डिनोट कर रहा है हमारे सीडीएस का सिलेबस, एंड ये डिनोट करता है हमारे सीएपीएफ का सिलेबस, राइट। तो अगर आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली सीएपीएफ का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट है एज कंपेयर टू सीडीएस का सिलेबस। ठीक है, बट क्या दोनों अलग अलग है क्या? ठीक है, दोनों अलग अलग है क्या? तो अलग अलग नहीं है। ठीक है, इफ आप बिगनर हो, फ्रेशर हो और आपने मान के रखा है कि भाई सीडीएस कंप्लीट अलग है और सीएपीएफ कंप्लीट अलग है, तो ऐसा है नहीं। ठीक है, इन रियलिटी दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन पे लगते हो, ठीक है, सीएपीएफ की प्रिपरेशन पे लगते हो, तो आपका सीडीएस की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली कवर होती है। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ये गलती मैंने भी की थी कि मैं एज अ बिगिनर मैंने क्या किया था, मेरा एम सिर्फ सीडीएस था। नो डाउट टू लव फॉर द एकेडमी, एकेडमी के लिए जो हमारा प्यार होता है, आईएमए कह लो, ओटीए कह लो। ओके, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जैसे आपको लगता है कि यार रेकमेंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, देन अब एज एज बढ़ रही है, ठीक है, तो समवॉट वी शिफ्ट टू सीएपीएफ। ठीक है, तब हम सीएपीएफ पे शिफ्ट होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज ओपन रखिए। ठीक है, दोनों अगर आप अपॉर्चुनिटीज ओपन रखते हो, सो क्या पता आपके दोनों एग्जाम निकल जाए, या एक की प्रिपरेशन आपको दूसरे एग्जाम में बेनिफिशियल रहे। ठीक है, एग्जाम तो सेम ही हो रहा है ना, थोड़ी सी ही मेहनत ज्यादा करनी है। कितनी मेहनत ज्यादा करनी है? ठीक है, ये आपको इतनी चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज है। सेकेंडली, थोड़ा सा अप्रोच में भी डिफरेंस आता है। ठीक है, अप्रोच में डिफरेंस आता है। अप्रोच में कैसे डिफरेंस आता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि सीडीएस जो एग्जाम है, यहाँ पे आपके पास जीके है, इंग्लिश है एंड मैथ्स है। ठीक है, जो आईएमए वाले हैं। सेकेंडली, सीएपीएफ में जो है, सीएपीएफ में आपके पास सिर्फ जीएटी है, मतलब जीके जो पहला पेपर होगा, और जो सेकंड पेपर है वो तो रिटन है, ऐसे वाला पेपर। अब ओवरऑल लेट्स टेक कि अगर आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या किसी बच्चे का मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो मैक्सिमम मार्क ट्राई करेगा मैथ से खींचने का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क ट्राई करेगा इंग्लिश से फेच करने का। ओके, एंड उसके लिए जीएस की क्या अप्रोच होगी? जीएस की अप्रोच उसकी ये होगी कि भाई मैं तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट करके जाऊंगा, या तो करंट अफेयर कर लेता हूँ या तो साइंस कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम मेरा एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, जीएस के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लगते हैं वो तो मेरे निकल ही जाएंगे। ठीक है, 20% लगते हैं, 120 का 20% कितना हुआ? 24 मार्क। ओके, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ये दो ही आप तगड़े करते हो तो आपका जीएस निकल जाता है। बट स्टूडेंट ये 24 क्वेश्चन सही करने में भी स्ट्रगल करते हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक्चुअल इतनी हालत इजी होती नहीं है जितना हम आज बाहर से बैठ के सोचते हैं। ओके, वेयर एज जो सीएपीएफ का अप्रोच होता है जीएटी को लेके, जीके को लेके या पेपर 1 को लेके, वो ये होता है कि इसमें जितने भी हमारे पेपर्स हैं, कौन कौन से जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, इन्वायरमेंट हो, यहाँ पे हमारे पास एज सच चॉइस नहीं है।
कि चलो 2 सब्जेक्ट कर लेता हूं, बाकी मार्क में मैं पेपर 2 से निकाल लूंगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट थॉरोली करना ही करना पड़ेगा। हियर वी हैव नो ऑप्शन टू स्किप एनी ऑफ द जनरल स्टडी सब्जेक्ट। जैसे हमारे पास सीडीएस में था, जीएस में, कि भाई 2-3 सब्जेक्ट करूंगा, बस क्वालिफाई करना है, हिस्ट्री पढ़ूंगा ही नहीं, तो ये चीज आप यहां नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो, आप सीएपीएफ का सीएपीएफ को ध्यान में रख के अगर आप अपना जनरल स्टडीज कवर करते हो, ठीक है, पेपर जनरल स्टडीज कवर करते हो, तो आपके हर एक सब्जेक्ट की ओवरऑल प्रिपरेशन होती है। देन साइड बाय साइड आप यहाँ पे सीडीएस के जीके को तो फोड़ ही दोगे आप एग्जाम हॉल में, ओके, एंड आपको मेरिट लिस्ट में भी वहां पे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये कुछ चीज है, तो मैं इस अप्रोच की बात कर रहा था। अगर आपको जीएस पढ़नी है, ठीक है, इफ यू थिंक कि यू वांट टू प्रिपेयर जीएस, सो जो जीएस होती है वो सिर्फ सीडीएस की जीएस अलग से नहीं बनती है, सिर्फ सीएपीएफ की जीएस अलग से नहीं बनती है। जीएस इज जीएस, ठीक है। ये अगर आप जीएस पढ़ते हो तो ये आपको सीडीएस में भी काम आएगी, यही जीएस आपको सीएपीएफ में भी काम आएगी। कल को चल के अगर आप सीपीओ देते हो तो ये वहां भी काम आएगा, यही जीएस आपको सीजीएल में काम आएगा, यही जीएस आपको अगर आप स्टेट पीसीएस देते हो तो यही जीएस आपको वहां भी काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जीएस अलग अलग होती है क्या कभी? सीडीएस की इंग्लिश होती है क्या कि सीडीएस की इंग्लिश है, एसएससी सीपीओ की इंग्लिश है? नहीं, इंग्लिश इज इंग्लिश, राइट। इन द सेम वे इफ यू अप्रोच द जीएस, तो आप देखो यहाँ पे आपका सिलेबस सीडीएस का ऑटोमेटिकली कवर होता है। एंड डोंट फॉल इन द प्रे, इस जाल में मत फंस जाना कि आपका 2 महीने में, 2 मंथ में आपका सीडीएस क्रैक होने वाला है, ठीक है। लोगों से पूछना, या जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है ना, उनसे पूछना कि भाई 2 महीने में पढ़ के दिया है क्या, ठीक है। कम से कम मिनिमम अगर उसने पढ़ा होगा ना, 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन उसने की ही की होगी, सीडीएस की बात करूं तो। और अगर वो कहता है कि मैंने सीएपीएफ 8 महीने में क्रैक कर लिया, ठीक है, 9 महीने में क्रैक कर लिया, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। एक आर्मी में कोट है ना हमारा, इफ अ मैन इज सेइंग दैट ही इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इधर इज लाइंग और इज अ गोरखा। सेम चीज है, अगर कोई कहता है ना कि मैंने 6 महीने में सीएपीएफ क्रैक किया है, या 2 महीने में मैंने सीडीएस क्रैक किया है, तो यही समझ लेना कि या तो उसने 3 साल मेहनत की है, या तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। 2 या 6 महीने में एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सो ओवरऑल ये था सिलेबस। आई मीन सिलेबस को आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। ओवरऑल अगर कुछ छोटी मोटी चीजें के बारे में बताऊं, तो सीडीएस, इसके अंदर आपके पास 3 एंट्रीज होती है फ्रॉम वेयर यू कैन, आप आईएमए जा सकते हो, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, ये 3 रास्ते आपके लिए खुलते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ओके। सो ये तीनों जो फोर्स है, इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन तीनों को कहा जाता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। जब भी बात की जाएगी इंडियन आर्म फोर्सेस की, दैट डजंट मीन ओनली आर्मी, उसका मतलब क्या होता है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों मिला के आर्म फोर्सेस कहा जाता है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। लाइकवाइज जो सीएपीएफ होती है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसे क्लियर करके आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, ठीक है। आपके पास कौन कौन सी फोर्स चॉइसेस होती है, ठीक है। सीडीएस के थ्रू आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, नेवी एंड एयरफोर्स। सीएपीएफ के थ्रू आप क्या क्या ज्वाइन कर सकते हो? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी एंड आईटीबीपी। जिसमें से जो लास्ट 3 है, ये जो लास्ट 3 है, इन्हें कहा जाता है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। ये क्या है? बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स मतलब बीएसएफ का काम ये होता है मोटा मोटा कि टू गार्ड दी इंडो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। एसएसबी का क्या काम होता है? टू गार्ड दी इंडिया नेपाल एंड इंडिया भूटान बॉर्डर। आईटीबीपी का क्या काम है? टू गार्ड दी इंडो चाइना और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर। लाइकवाइज जो सीआरपीएफ है, इट इज टू डील विद द इंटरनल सिक्योरिटी, इलेक्शन ड्यूटी, वीआईपी इलेक्शंस एंड सीआईएसएफ एज इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसका काम है इंडस्ट्रीज को, जो लीडिंग इंडस्ट्रीज है, पीएसयूज है, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। ओके, तो ये था कुछ छोटी सी डिटेल्स अबाउट सीडीएस एंड सीएपीएफ। नेक्स्ट, इनकी ट्रेनिंग्स कहाँ पे होती है? ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ कहाँ पे? सो द वेरी फेमस आईएमए विच इज लोकेटेड इन देहरादून। नेक्स्ट आता है आपका ओटीए चेन्नई, जहां पे आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इन आर्मी
फॉर मेल एंड फीमेल, उन्हें ट्रेन किया जाता है विच इज इन चेन्नई। देन आता है आपका INA, इंडियन नेवल एकेडमी, विच इज इन एजिमला। देन इट इज AFA विच इज इन दुंडीगल। आफ्टर दैट दिस एकेडमी इज CRPF ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि है आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट इट इज CISF AC ट्रेनिंग एकेडमी विच इज नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। आफ्टर दैट इट इज SSB एकेडमी, सशस्त्र सीमा बल एकेडमी, जो कि भोपाल में है। देन इट इज ITBP विच इज लोकेटेड इन मसूरी। हियर यू कैन सी सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये BSF है, जो कि लोकेटेड है टेकनपुर में, विच इज इन मध्य प्रदेश, राइट। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट रैंक स्ट्रक्चर की CDS क्लियर करने के बाद क्या रैंक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। सो इन नेवी आप कमीशन होते हैं सब लेफ्टिनेंट। इन एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर आप बनते हो। देन आप आर्मी में कमीशन होते हैं एज अ लेफ्टिनेंट। ओके, एंड दिस इज द रैंक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ऑल आर द इक्विवेलेंट रैंक दैट यू कैन रीड। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो प्रमोशन होता है बेस्ड ऑन योर ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ईयर ऑफ सर्विस के बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। लाइकवाइज अगर मैं CAPF के रैंक स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप यहाँ पे कमीशन होते हो एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट, देन आप बनते हो डेप्यूटी कमांडेंट। ठीक है, देन सेकंड इन कमांड कमांडेंट, DIG, IG एंड DG। अब यहाँ पे जो हायर पोस्ट है, ठीक है, हायर पोस्ट फॉर एग्जाम्पल DG हो गया या IG हो गया, ये पोस्ट रिजर्व रहती है। किनके लिए रिजर्व रहती है? IPS ऑफिसर्स के लिए। जो IPS कैडर के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये पोस्ट रिजर्व होती है। सो एट मैक्स एज ऑफ नाउ assistant commandants through CAPF they can reach up to DIG, right? नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके इक्विवेलेंट रैंक स्ट्रक्चर। अभी देखो, इन केस अगर आप आर्मी में कमीशन होते हो तो एज अ लेफ्टिनेंट आप कमीशन होंगे एयरफोर्स में, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट। ओके, देन कुछ साल की सर्विस के बाद आप कैप्टन बनते हो, देन आप मेजर बनते हो। ओके, बट अगर आप इक्विवेलेंट रैंक देखते हो CDS और CAPF का, सो जो एक असिस्टेंट कमांडेंट होता है ही इज इक्विवेलेंट टू दी कैप्टन। वो कैप्टन की इक्विवेलेंट होता है, लेफ्टिनेंट के नहीं। ठीक है, तो रैंक वाइज कहीं ना कहीं असिस्टेंट कमांडेंट का जो रैंक है वो थोड़ा सा हाइयर है। ऑल्दो जो सैलरी स्टार्ट होगी, जो बेसिक पे होगा, वो सेम लेवल सेम पे बैंड से स्टार्ट होता है। ओके, एंड उसी को इन केस आपको अगर पुलिस रैंक से कंपेयर करना है, पुलिस रैंक से मेरा मतलब है IPS से अगर आप उसे कंपेयर करना है, सो हियर इट इज ACP देन एडिशनल SP, बट दैट इज नॉट द एजेंडा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन हियर आई अटैच्ड दिस फोटोग्राफ, राइट। तो आप यहां से देख सकते हो कि एक असिस्टेंट कमांडेंट ही इज इक्विवेलेंट टू द कैप्टन इन आर्मी। ओके, नेक्स्ट फाइनली जो लास्ट पार्ट हमारा बचता है सैलरीज का, तो आप यहाँ पे सैलरी एज अ लेफ्टिनेंट आपकी स्टार्ट कुछ इस तरह से होगी जो कि आप देखोगे। देन लाइक वाइज एज अ असिस्टेंट कमांडेंट भी आपकी इनिशियल सैलरी वही होने वाली है जो आपकी इनिशियल सैलरी एज अ लेफ्टिनेंट और इक्विवेलेंट रैंक्स इन अदर आर्म फोर्सेस होने वाली है। सो एट द एंड यू हैव टू डिसाइड। मेरा काम था आपको अवेयर कराना कि दोनों चीज सेम टाइम पे 100% आप फॉलो कर सकते हो। एंड जस्ट चेक आउट द सिलेबस। डोंट फॉल इन अ प्रे कि भाई 2 महीने का कोई रास्ता बता दो, 3 महीने का कोई रास्ता बता दो। इन केस आपका टारगेट है CAPF 2025 का, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, 11 महीने बचते हैं, देन इट इज पॉसिबल। आखिरी के 5 महीने में आप आओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उससे बेटर है कि 2026 के लिए प्रिपेयर करना फिर उस स्टेज पे। ठीक है, कंपटीशन इतना इजी नहीं है। हर स्टेज पे आप देखोगे एलिमिनेट होते हैं, एग्जाम हॉल में हालत और टाइट होती है। सो मेरा काम ये था कि आपको आज अवेयर कराना। एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एज अ बिगिनर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपने कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देन आपके पास मैंने अपॉर्चुनिटीज ओपन किए हैं कि दोनों एग्जाम को आप सेम डायरेक्शन में 100% टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि एक चीज मैं भी समझता हूँ कि आपके जो एज है, ठीक है, 20 से 24 के एज में एक चीज ये भी आती है कि IMA जाना है मतलब IMA जाना है, नो डाउट। ठीक है, आपका जो जोश है उसको सैल्यूट है, राइट। बट एक चीज ये होती है, सपोज कि अगर मैं आपसे एक ओलंपिक का एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर से कोई गोल्ड मेडल के लिए क्वालिफाई होता है, ठीक है, तो एक एश्योरेंस तो होता है ना, चल कोई बात नहीं, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो 100% हमारा ही है। उसी तरीके से इसे देख लो, होलिस्टिक प्रिपरेशन करो, पूरा ओवरऑल GS पढ़ो, ताकि चलो ठीक है यार, CAPF नहीं तो CDS से
या सीडीएस नहीं तो सीएपीएफ तो मिल ही जाएगा, इस तरीके से जाओ। वरना अगर उस डिलेमा में फंसोगे कि भाई या तो हारेंगे या तो ब्रोंज आएगा, ठीक है, तो वो चॉइस नहीं रखना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा आपके करियर अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। एंड इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डू सब्सक्राइब इट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दैट्स ऑल। कोई भी आपको क्वेश्चन होंगे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ गुड डे, जय हिंद एंड स्टडी वेल।